नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग की ओर से आगामी चुनावों की जानकारी साझा की है। हरिद्वार जनपद को छोड़कर सभी 12 जनपदों में चुनाव होंगे, जिसमें नामांकन प्रक्रिया 25 जून से शुरू होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव 2 चरणों में होंगे, जिसमें पहला चरण 10 जुलाई को और दूसरा चरण 15 जुलाई को होगा। मतगणना सभी 12 जनपदों में 19 जुलाई को होगी। उत्तराखंड में अब तक पंचायत चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, जिसमें विपक्षी दल सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि सरकार चुनाव से भागने का काम कर रही है। लेकिन आज राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनाव का कार्यक्रम बता दिया गया है, जिसमें 25 जून से नामांकन प्रक्रिया होगी और 10 जुलाई और 15 जुलाई को 2 चरणों में मतदान होगा। 19 जुलाई को मतगणना होगी। राज्य में पहली बार पंचायत चुनाव 2 चरण में होने जा रहे हैं, जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव संपन्न कराने को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। अब पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, एक बार वो आपको सुना दें। सबसे पहले तो विपक्ष का मुंह बंद मुझे हुआ होगा लगता है इस अधिसूचना जारी होने से, क्योंकि वो बार बार हल्ला मचा रहे थे सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती। आज अधिसूचना जारी हो चुकी है तो अब विपक्ष को भी शायद संतुष्टि हो गई होगी और हमारा चुनाव होगा। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है चुनाव को लेकर के। एक एक कार्यकर्ता जो हमारे जिला पंचायत के चुनाव होंगे उसमें जाएगा और अपने कार्यकर्ताओं को जिताने का काम करेगा, क्योंकि इसमें सिंबल तो होता नहीं है। असमर्थित कार्यकर्ता जो भी चुनाव लड़ रहा होगा उसको भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसको जिताने की पूरी कोशिश करेगा। और क्योंकि जो 19 जुलाई को इसकी मतगणना होगी और हमें पूरा भरोसा है जनता के ऊपर कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनको देखते हुए पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में हम ये जिला पंचायत का चुनाव जीत। कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव को लड़ेगा। हमने अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं। हमारे सीनियर्स अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने जो शुरुआत की है बेईमानी से, उससे थोड़ा आश्चर्य में है। रोस्टर को फिर से जीरो किया गया है, जो निंदनीय मैं कहूँगा। कई सीटें 3-3 बार से सामान्य हैं, तो कई सीटें 3-3 बार से आरक्षित हो गई हैं और उन कम्युनिटीज़ को जिनको मौका मिलना चाहिए था नहीं मिल पा रहा है। बीजेपी ने सारे कानूनों को धत्ता बताते हुए इस आरक्षण को लागू किया है। पूर्व में जब हम लोग प्रमुख थे उस समय जिले में जितनी टोटल सीट होती थी उसमें जितना परसेंट महिला आरक्षण, जितना परसेंट SC आरक्षण, जितना OBC होता था उस हिसाब से सीटें बढ़ती थी। लेकिन दुर्भाग्य इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जनसंख्या का आधार कहीं कर दिया। किसी ब्लॉक में सारी सीटें महिला कर दी, किसी ब्लॉक में सारी जिला पंचायत की सीटें जो है सामान्य कर दी, किसी ब्लॉक में सारी जिला पंचायत की सीटें जो है आरक्षित कर दी हैं। जो नितांत खराब उदाहरण मैं कहना चाहता हूँ वो है। हालांकि और ये पहली बार हो रहा है उत्तराखंड में कि केवल 12 जिलों में ये चुनाव है, क्योंकि हरिद्वार में चुनाव नहीं होना है। और 12 जिलों के चुनाव भी 2 चरणों में हो रहे हैं। एक में 10 तारीख को वोट डाला जाएगा और एक में 15 तारीख को वोट डाला जाएगा। तो बीजेपी किस मंशा से, या जो चुनाव कमीशन है किस मंशा से 2 चरणों में कर रहा? क्या 12 जिलों के चुनाव भी एक साथ नहीं हो पा रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं संकेत है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जून को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है और उस अधिसूचना के अनुसार जो कार्यक्रम है उसमें जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी अपने अपने ज़िले में 23 जून को सोमवार को विस्तृत विवरण देते हुए पदों का अपनी अधिसूचना जारी करेंगे और उसके बाद नामांकन की कार्यवाही 25/6/2025 से प्रारंभ होकर 4 दिन तक 28/6/2025 तक चलेगी। नामांकन की कार्रवाई सभी पदों की 25/6/2025 से प्रारंभ होकर प्रातः 8 बजे से और प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से 4 बजे तक, साढ़े 4 बजे तक नामांकन किया जा सकेगा और नामांकन 4 दिन किया जा सकेगा, 25 जून से लेकर 28 जून तक।
ये चारों कार्य दिवस हैं और इनमें नामांकन की कार्रवाई होगी। नामांकन पत्रों की जांच निर्वाचन अधिकारियों द्वारा, रिटर्निंग ऑफिसर्स द्वारा 29 जून से प्रारंभ होकर 1 जुलाई तक, 1 जुलाई 3 दिन के लिए 29, 30, 1 जुलाई प्रातः 8 बजे से प्रारंभ करके कार्य समाप्ति तक जांच की कार्रवाई की जाएगी। और नाम वापसी लेने की जो तिथि होगी वो 2/7/2025 यानी 2 जुलाई होगी, जिस दिन प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। निर्वाचन 2 चरणों में होगा। प्रत्येक चरण के जो ब्लॉक हैं अभी आपको उसका सेट दे देंगे। परिशिष्ट एक बनाया गया है कि प्रत्येक चरण में कौन कौन से विकास खंड शामिल होंगे। बेईमानी से शुरू करा, मतलब आपने शुभारंभ चुनाव बेईमानी से कर रहे हो। आप पहले आप चुनाव करवाना नहीं चाह रहे थे, हाई कोर्ट ने लताड़ा, फटकारा, कान ऐठे, तब आप चुनाव करवा रहे हो। चुनाव करवाने के लिए प्रक्रिया जो आपने अपनाई उसमें आपने आरक्षण में बेईमानी शुरू कर दी। मतलब आपने 2011 की जनगणना से आप चुनाव करवा रहे हो, तो रोस्टर आपने 0 कैसे कर दिया? आपने अनुसूचित जनजाति का नाम ही गायब कर दिया जिला पंचायत के अध्यक्ष से। पिछली बार क्यों था? अगर इस बार कोई अधिनियम आड़े आ रहा था, पिछली बार कैसे था? फिर जिलों में जो आपने जिला पंचायतों में आरक्षण किया, क्षेत्र पंचायतों में आरक्षण किया, सदस्यों में, उसमें बेईमानी की भी आपने। आप जिला पंचायत का अध्यक्ष तो बनाएंगे आबादी अनुपात में और सदस्य बनाएंगे जनसंख्या में, क्षेत्र पंचायत का प्रमुख बनाएंगे आप परसेंटेज में, और आप क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनाएंगे जनसंख्या पे, ग्राम प्रधान आप बनाएंगे अनुपात में और ग्राम पंचायत का सदस्य बनाएंगे जनसंख्या में। ये क्या बेईमानी भी है? ऐसे कैसे हो सकता है? दोहरे मापदंड कैसे होंगे भाई? जिला पंचायत का अध्यक्ष और जिला पंचायत का सदस्य, जिला क्षेत्र पंचायत का प्रमुख और क्षेत्र पंचायत का सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत का सदस्य, सारे एक ही क्राइटेरिया से आरक्षण होना चाहिए। आपने अलग अलग आरक्षण कैसे कर दिया? तो 2 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। 21 जून को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की गई है, यानी कि आज और 25 जून से 28 जून तक सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। 29 जून से 1 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 2 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम 3 बजे नामांकन वापसी की प्रक्रिया शुरू होगी। 3 जुलाई को पहले चरण के चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। तो सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। 10 जुलाई को पहले चरण का मतदान होगा और 15 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होगा। 8 जुलाई को दूसरे चरण के जो चुनाव चिन्ह हैं वो बांटे जाएंगे। सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक ये आवंटन किया जाएगा। उत्तराखंड का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 की जो जानकारी है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान 15 जुलाई को होगा। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होना है। आज राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। एक साथ दोनों चरणों के चुनावों की मतगणना होगी। 19 जुलाई को सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक ये मतगणना जारी रहेगी। 21 जून को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है। तो ये सारी जानकारी जो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है वो आपको बता रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 उत्तराखंड में 12 जिलों में ये 2 चरणों में चुनाव होने हैं। और जिस तरीके से अभी तक राजनीति हो रही थी तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा था। लगातार कांग्रेस बीजेपी पर यह भी आरोप लगा रही थी कि वो चुनाव से भागने की कोशिश यहां पर कर रही है।
पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हनी पाठक जी हैं, कांग्रेस से हमारे साथ डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हनी पाठक जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आपकी तरफ से लगातार अब कहा जा रहा है, क्योंकि जो पंचायत चुनाव है उनकी अधिसूचना जारी कर दी गई है और कांग्रेस को एक तरह से जवाब दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जो विपक्ष लगातार बोल रहा था कि कहीं ना कहीं सरकार भागने की कोशिश कर रही है, अब विपक्ष का जो मुंह है वो बंद हो जाएगा। लेकिन लगातार कांग्रेस भी वही बात कहने से लगी हुई है कि भैया जो आपने शुरुआत की है उसमें ही बेईमानी देखने को मिल रही है, आपने आरक्षण में भी बेईमानी की, कई तरीके की बातें निकलकर यहां पर सामने आ रही हैं। हनी पाठक जी। देखिए पुष्पेंद्र जी, हाँ, अक्सर हमने देखा होगा कि जब लोकसभा विधानसभा वगैरह के चुनाव होते हैं तो ये कहते बैलेट पेपर से चुनाव होगा क्योंकि ईवीएम में घोटाला हो जाता है, ईवीएम के सिर पर ठीकरा फोड़ देते हैं। अब देखिए, निकाय चुनाव आपके सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाली बात है। बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, नगर निकाय चुनाव में 11 की 11 टीमों निगमों में इनको करारी हार का सामना करना पड़ा। अब ये ठीकरा ईवीएम पर नहीं फोड़ सकते हैं, तो अब इन्होंने एक नया परपंच, नया ड्रामा शुरू कर दिया कि इस तरीके से अगर आरक्षण होगा तो ये खामियां हैं, इस तरीके से आरक्षण होगा तो ये खामियां हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इनका ड्रामा है, क्योंकि हार को जब ये एकदम अपने करीब पाते हैं तो इस तरीके का परपंच करना इनकी नीयत में है, क्योंकि ये इसी तरीके का काम करते रहते हैं और हार इनको अवश्य मिलती है। ये इन्हें भी पता है कि हार इन्हें अवश्य मिलती है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। तो यही सही, कोई ना कोई दूसरा ठीकरा फोड़ दे। और रही बात जो ये आरक्षण में घोटाला करने की बात ये कर रहे हैं और चीजों में घोटाला करने की बात कर रहे हैं, तो देखिए किसी चीज को मुंह से बोल के अगर जज के सामने भी कोई क्राइम होता है तो वो फिर भी जब अपनी चेयर पे बैठता है तो उसका एविडेंस मांगता है। तो मुझे ये बताए ना कि सत्यता के आधार पर इनके पास क्या प्रामाणिकता है कि ये चीज के साथ छेड़छाड़ करी गई है या उस चीज के साथ छेड़छाड़ करी गई है, बिना अपने मर्जी के, बिना चीजों के, बस ये मुंह से बोलना है कुछ, यही बोलना सही है, लेकिन इनको ये दिखावा करना है। ठीक है। प्रतिमा जी, अब साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस को तो एक आरोप चाहिए लगाने के लिए, क्योंकि पहले से कांग्रेस को दिख रहा है कि जो हार है वो निश्चित है और कहीं ना कहीं ठीकरा तो फूटना ही है। देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस कहाँ से ठीकरा फोड़ रही है। ये बात कांग्रेस थोड़ी ना कह रही है, ना कांग्रेस पार्टी कोर्ट गई। कोर्ट तो देखिए वो लोग गए हैं, आम जनता के बीच में से लोग गए हैं जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और जिनको जो है आरक्षण के नाम पे जिनको छलने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 3000 से ज्यादा आपत्तियां आई हैं, तो क्या वो 3000 से ज्यादा आपत्तियां थी वो कांग्रेस ने हमने जो है अपने दफ्तर में बैठ के भेजी? हमने नहीं भेजी भाई। जनता ये पूछ रही है आपसे कि जब 2011 की जनगणना को आधार बना करके आप आरक्षण देने का कार्य कर रहे हैं, तो अब तक के जो आरक्षण का जो पूरा एक क्राइटेरिया था उसको शून्य करने का कार्य आपने क्यों किया? आप देखिए 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर हम देखें, 14 का चुनाव भी वैसे ही हुआ, 19 का चुनाव भी उसी तरीके से हुआ। अचानक से आपने उसे शून्य करके अपने हिसाब से, जहां आपने देखा कि कांग्रेस का समर्थित कैंडिडेट जो है अच्छी पोजीशन में है, वहां आपने जो है आरक्षण को बदलने का कार्य कर दिया। जहां आपने देखा आपका कैंडिडेट वीक की स्थिति में है, वहां भी आपने जो है आरक्षण बदलने का कार्य कर दिया, जिससे कि आपका जो कैंडिडेट है वो मजबूत स्थिति में हो जाए। तो कांग्रेस पार्टी ये सवाल थोड़ी ना उठा रही है, ये सवाल तो आम जनता पूछ रही है आपसे कि आरक्षण में इतना बड़ा झोल आपने करने का कार्य क्यों किया? जब 2011 की जनगणना के आधार पर आरक्षण हो रहा है, तो 14 और 19 में जो फॉलो हुआ वो अभी आप फॉलो क्यों नहीं करें? तो हार का डर कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं रहा। देखिए, हम नहीं डरते, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। हम जनता के सामने सकारात्मक मुद्दे और सकारात्मक राजनीति लेके जाते हैं, जुमलेबाजी लेके नहीं जाते। और ये जनता है जो फैसला करती है वो सराखों पर होता है, हमने हमेशा उसे स्वीकार करने का कार्य किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो है जनता के हितों की बात हम उठाना छोड़ देंगे
और आपकी जो हठधर्मिता और आपकी जो धोखेबाजी जो आप जनता के साथ करते हैं, हम उस पे जो है आवाज उठाना छोड़ देंगे और आप दिलाते रहेंगे हमेशा तक कि जब भी आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे, हम बैठे हैं विपक्ष में आपको याद दिलाने के लिए। ठीक है। और प्रतिभा जी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो पहले से तैयारी लगातार की जा रही है, बेशक वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि भैया चुनाव में क्यों आखिर देरी हो रही है, लेकिन एक तरफ यह भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस तो लगातार तैयारी करने से लगी हुई थी। लेकिन यहां पर यह मुख्य बात है कि ग्रामीण स्तर तक ये चुनाव होते हैं, वहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा। क्या कुछ आपकी तैयारी है? क्योंकि अभी जो देखने को मिल रहा था कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक अभियान चलाने की तैयारी कर रही थी, बेटी बचाओ अभियान, गांव गांव तक जाकर 70 विधानसभाओं में जाकर भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताना कि भारतीय जनता पार्टी आखिर कैसी है। तो इन सब चीजों से इस पंचायत चुनाव में क्या कुछ फायदा आपको मिलेगा? देखिए, बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, सही सवाल पूछा आपने। देखिए, हमने अभी जो है आप 1 हफ्ता 10 दिन पहले ही जो पंचायत चुनावों के लिए अपने जो पर्यवेक्षक हैं, प्रभारी हैं, उनको नियुक्त करने का कार्य कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जिस तरीके से बेटियों को बचाना है, उसका जन जागरण एक कार्यक्रम जो हमने तय किया था, उस पे उसकी रूपरेखा भी तैयार है। वो कार्यक्रम जो है महिला कांग्रेस और हमारी जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उसको कर रहे हैं कि हमने एक उसके लिए पैम्पलेट आपको पहले भी बताया था कि एक फॉर्म तैयार किया, एक पैम्पलेट के साथ तैयार किया हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जिन्होंने महिलाओं के साथ और जो है जो कुकृत्य किए हैं उनकी एक लिस्ट बनाई है और जनता को ये जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटी बचानी तो है हमें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इन कुकृत्य जो नेता हैं उनसे बचानी है। और बिल्कुल देखिए, मुझे समझ नहीं आता कि निगम चुनाव की बात आप करते हैं, आप निकाय चुनाव कह रहे हैं। निकाय चुनाव में ये भूल जाते हैं कि पहाड़ की जनता ने जो है कांग्रेस पार्टी पे भरोसा जताने का कार्य किया। और बिल्कुल मैं आज पे यही कांग्रेस पार्टी का पक्ष है कि आपने चुनाव कराने में इतनी देरी क्यों कर दी। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, बिल्कुल देखिए 12 जिलों में चुनाव होने हैं और 12 जिलों में दो जो है पारी पे चुनाव होंगे, एक दिन अलग होगा, एक दिन अलग होगा। और वो भारतीय जनता पार्टी जो एक देश एक चुनाव की बात करती है, अब 12 जिलों में एक साथ चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। और आप बड़े बड़े शगुफे जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य करते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन। अरे भाई, आपको भी याद होगा पुष्पेंद्र जी के निगम चुनावों से पहले ही पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया था। हमने तो तब भी ये मांग की थी कि आप पंचायत चुनाव को और निगम चुनाव को एक साथ कराने का कार्य कर दीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है ना भाई। तो आप आज स्थिति में नहीं है, ये सिर्फ शगुफे छोड़ते हैं, जुमलेबाजी की सरकार है। और ये जनता जो है वो ज्यादा दिनों तक ये जुमलेबाजी बर्दाश्त नहीं करती है। एक ना एक आप आने वाले चुनाव में देखिएगा, आपको सबक सिखाने का कार्य। ठीक है। हनी पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है और 12 जिलों में 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। देखिए, ऐसा है भारत में, अभी पहले इन्होंने परिसीमन की बात करी है, मैं परिसीमन की बात पर आती हूँ। 2026 से लोकसभा की 543 की जगह 800 सीटें होंगी और राज्यसभा में 245 की जगह 332 सीटें होंगी। सभी राज्यों में सीट बढ़ी है और सभी राज्यों में सीट बढ़ने के कारण एक नया परिसीमन हुआ है। तो इसमें इनको समझना चाहिए कि परिसीमन के आधार पर ही कोई भी चुनाव लड़े जाते हैं। अब ये कहती हैं कि 2 चरणों में चुनाव कराया गया है। असल में गलती इन कांग्रेस की प्रवक्ता की नहीं है। कांग्रेस वो मानसिकता की पार्टी है जो कभी अपने घर से बाहर निकल कर नहीं गई, दूरस्थ क्षेत्रों में नहीं गई। मानसून के मद्देनजर रखते हुए प्रथम चरण में दूरस्थ क्षेत्र को शामिल किया जाएगा और जिससे कि मानसून का असर ना पड़े चुनाव पे। और क्योंकि इसमें चुनाव ड्यूटी में जो हमारे लगे हुए कर्मचारी होते हैं, उन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उनको 10 लाख तक का बीमा कवर भी दिया जाएगा, जिसका प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। तो कई कारण है, उत्तराखंड में ये रहती हैं और उत्तराखंडी अगर अपने आप को मानती हैं तो इनको निश्चित तौर पर पता होगा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिवेश और भौगोलिक परिस्थिति कैसी होती है। भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए यहाँ पर चुनाव लड़े जाते हैं और चुनाव करे जाते हैं। और आपदा प्रबंधन सचिव ने भी मौसम की स्थिति के अनुसार आवश्यक व्यवस्थाएं और सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तो एक बात बताइए, किसी जिले में चुनाव हो रहा है और वहां पर आपदा प्रबंधन सचिव की मदद लेनी पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधे तौर पर यह होता है ना
कि यहाँ के वेदर को देखते हुए ही चुनाव लड़ाया जा रहा है, वरना तुम के सचिव की क्या जरूरत है किसी जगह पे चुनाव कराने के लिए। लेकिन यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए करे है नहीं, ना। चलिए जो भी है, हालांकि ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को छोटा नहीं समझती, वो बेशक कितना ही छोटा बिल्कुल, चुनाव हो और लेकिन दूसरी छोटा नहीं चीज नहीं, एक मिनट, समझती। एक अब मिनट, वो पुष्पेंद्र अलग जी। से क्या कुछ रणनीति बनाती है, क्योंकि पुष्पेंद्र जी एक हाँ, मिनट रुकिए, मैं आपकी बात का पहले ये काफी ज्यादा बोली हैं हाँ, प्रतिमा जी, मैं हर बात का इनको क्लियर करके भेजूं। करिए। आखिर इनको भी तो बताना है ना लोगों को कि इनकी कमियां कहाँ हैं। इस बार के पंचायत चुनाव में कुल 67,000 से अधिक पदों के लिए मतदान होता है। राज्य में कितनी सीटें हैं जरा इनसे पूछिए। राज्य में कितने नए मतदाता हैं इनसे पूछिए। ये बारे में इनको कुछ नहीं होगा और कुछ भी इन्हें नहीं पता होगा। इस बार पहली बार चुनाव में पता है क्या है, पिछले चुनाव की तुलना में 10.5% की वृद्धि है, जो ये दर्शाता है कि चुनाव कितने चरण में हो रहा है, क्यों हो रहा है और किस चीज की जरूरत इसलिए है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी माननी पड़ेगी, अब अगर हर चीज में वृद्धि हो रही है तो काफी चीजें ऐसी हैं जो जनता को जरूर उन बातों पर ध्यान देने वाली बात होगी। अगर हम घटनाओं की बात करें, जैसा कांग्रेस लगातार तैयारी कर रही है और चीजों को बता भी रही है कि भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितनी घटनाएं हुई हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट भी आई अप्रैल तक, जो 4000 का आंकड़ा घटनाओं का पार हुआ वो भी जनता के सामने पहुंचेगा। अब कांग्रेस कैसे इस पूरे चुनाव को बनाने की कोशिश करेगी, ये भी इनको डिपेंड है, क्योंकि मुद्दे तो हैं, प्रतिमा जी मुद्दे तो हैं। पुष्पेंद्र जी सुनिए, मैं पाठक जी आया आपके पास, एक बार प्रतिमा जी से सवाल है। और मोदी जी और बड़ा हास्यास्पद लगता है जब अब इनको मना कर दीजिए, फिर मैं बोलूंगी के लिए ताली। इनके पास कहने को कुछ नहीं है, बोलने को कुछ नहीं है, इनको दिखाने को कुछ नहीं है, तो अकेले कार्यालय में बैठकर डुगडुगी तो बेचारे बजा ही रहे हैं। चलिए तो इस डुगडुगी को बजाने के लिए कोई तो हो जो देखता हो। देखिए ऐसा है पुष्पेंद्र जी, जनता बेवकूफ नहीं है। 1.76 लाख से अधिक पुष्पेंद्र जी, आपने भाषण के लिए तो नहीं बुलाया है ना। ठीक है, मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे आई। हनी पाठक जी ठीक है, समय भी कम है। प्रतिमा जी आप बोले। देखिए बड़ा हास्यास्पद जो है बयान दिया है यहाँ बैठकर भाजपा की प्रवक्ता ने। इन्होंने कहा कि भौगोलिक स्थिति की बात करी। मैडम आपसे ज्यादा पहाड़ों पर मैं गई हूँ और रही हूँ, ये बात आपको शायद पता नहीं है, कभी मिलिएगा तो बैठ के बता दूंगी। बड़ा हास्यास्पद है ये कि 10 तारीख को देखिए 10 को मानसून जो है नहीं होगा और 15 को जो है मानसून होगा। इन्हें ये पता नहीं है कि मानसून ने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है। यही वजह थी कि कांग्रेस पार्टी शुरू से आपसे ये कह रही है कि मानसून में उत्तराखंड की जो पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पंचायत चुनाव कराना सही उचित नहीं है। यही चाह रहे थे, कोर्ट भी ने भी इसीलिए कहा था और हम भी यही कह रहे थे, इसीलिए आप फरवरी मार्च अप्रैल के बीच में जो है चुनाव करा लीजिए। लेकिन सरकार उसके लिए इसलिए तैयार नहीं थी क्योंकि सरकार निकाय चुनाव में जिस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे जनता का रिजेक्शन पा चुकी थी, ये इसकी वजह से तैयार नहीं थी। और एक बात इनको और बता दूं, देखिए वोटर्स कितना बढ़ रहा है और कितना बोगस वोटर है, ये पता लगाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि संवैधानिक जो संस्था है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। महाराष्ट्र का आपको एग्जांपल दे देती हूँ और यहाँ पे बता दूं, इनको 4 लाख से ज्यादा जो वोटर है उनकी संख्या बड़ी है। अब ये बताना इनको पड़ेगा कि बड़ी कहाँ है। अब मैं ये बताऊं कि ये 2 दिन चुनाव जो है क्यों होने हैं, इसलिए होने हैं, महाराष्ट्र की तर्ज पर होने हैं कि एक जगह जब चुनाव हो गए वहां के लोगों ने वोट दे दिया, उसके बाद जब दूसरी जगह पे चुनाव होने हैं तो वही बोगस लोग जा करके, वही इनकी पार्टी के जो लोग हैं जा करके वो दूसरी जगह भी जो है वोट डालने का जो कार्य करेंगे। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल आपके सामने नहीं है। तो प्रतिमा जी जो है किस तरीके से इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पे ठीक है प्रतिमा जी, महाराष्ट्र का चुनाव हो गया और अगर आपको लगता है कि उत्तराखंड के इस पंचायत चुनाव में भी ये होगा तो अब की बार तो आप पूरी तैयारी से रहिए, प्रूफ बनाइए, क्या दिक्कत है? हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हमारे पास पूरा का पूरा एक दूसरे की पूरा तैयार है। इलेक्शन कमीशन से भी हमारी बात है और हमने आरटीआई के माध्यम से डेटा तैयार किया है जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको देने का कार्य करेंगे। इस बार आप देखिए भारतीय जनता पार्टी भी बोगस वोट नहीं दिलवा पाएगी, ये कांग्रेस पार्टी की सोच पर हमारी गारंटी है।
और 3 दिन कराइए, आप 4 ठीक है। दिन कराइए, लेकिन आप लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये हम चलिए ठीक है प्रतिमा जी, समय कम है, हनी पाठक जी समय कम है, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस दिन का इंतजार था पंचायत चुनाव को लेकर, जो लगातार विपक्ष भी सरकार पर हमलावर था, उसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है और 2 चरणों में 10 जुलाई और 15 जुलाई को पंचायत चुनाव होंगे। क्या कुछ किसकी मेहनत रंग लाएगी वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।